बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। डॉलर के अंदर या पेट्रो डॉलर की जो टर्मिनोलॉजी है, ये अगर इफेक्ट हो गई तो फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अकेला पहलवान बना हुआ ना, तो डॉलर चला रहा है पूरी दुनिया को। तो यहाँ पे ये खतरा है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, खोलो, नहीं तो तबाही फेर देंगे। ईरान ने कहा तबाही फेरो, हम भी तबाही फेर देंगे। ये है जनाब अब तक की सूरत हाल, और ये तबाही ऐसा लगता है कि फिर जाएगी। अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि सऊदी अरब ने 24 घंटों के अंदर अंदर अल्टीमेटम दिया है ईरानी सफारतकारों को कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी कशीदा है। सऊदी अरब ने ईरानी सफीरों को कहा कि नापसंदीदा शख्सियात निकले हमारे मुल्क में से बाहर, और साथ ही साथ एक इत्तेहाद हुआ है इसराइली मीडिया में, बहरीन के मीडिया में और यूएई के मीडिया में। उनका चैनल 12 है और यहाँ पे भी चैनल्स हैं। इन्होंने मिलकर एक आपस में इत्तेहाद भी किया है, यानी मीडिया का भी एक नॉर्मलाइजेशन हुई है। एक दूसरे को तस्लीम करके इकट्ठे काम करना शुरू किया है। ये भी हो गया। दूसरी तरफ अरब अमारात जो है वो भी ये इंदिया दे रहा है, और सऊदी अरब से भी ये खबरें आ रही हैं कि अब बाकायदा एलानिया तौर पे यहाँ पे अमेरिकन को ऑपरेशंस की इजाज़त दी जाएगी कि यहाँ से ऑपरेट कर सके, क्योंकि ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है, उनका ये कहना है। तुर्की जो है उसके भी स्टेटमेंट्स थोड़े थोड़े से अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरब ममालिक से अब ईरान के ऊपर अटैक होगा और पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ जाएगा। पड़ क्या जाएगा? पाकिस्तान की तो ऐसा लगता है ख्वाहिश है कि वो इस लड़ाई में उतर जाए, क्योंकि जहाँ डॉलर वहाँ पर हमारी लड़ाई होती है। अमेरिका डॉलर देता है तो हम मुजाहिदीन बना देते हैं कि जनाब ये तो मुजाहिदीन है, ये तो कमाल लोग हैं। अमेरिका दोबारा डॉलर देता है तो हम कहते हैं नहीं, ये तो दहशतगर्द थे। और फिर डॉलरों की लालच आती है तो हम उनको लाके पाकिस्तान में बसा देते हैं। फिर डॉलर की लालच आती है, हम उनके ऊपर बमबारी शुरू कर देते हैं। तो हमारा तो जनाब डॉलरों के साथ है मामला, डॉलरों के बगैर नहीं है। ईरान हमें डॉलर देता तो हम ईरान के साथ खड़े हो जाते, ये भी हो सकता था। लेकिन अभी एक अजीब ट्रेंड पाकिस्तान में मैंने देखा कि कल क्योंकि ईद का दिन था, तो ईद के दिन ईद की नमाज़ पढ़ाई उलमा इकराम ने। तो पाकिस्तान भर की मसाजिद से ये बात रिपोर्ट हुई और हर जगह से दोस्तों ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में मसाजिद में उलमा इकराम ने ईरान की फतह के लिए दुआएं मांगी हैं, ईरानी कौम के लिए दुआएं मांगी हैं और ईरान के हक़ में दुआएं मांगी है पूरे पाकिस्तान की मसाजिद में उलमा इकराम ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क को एक ऐसी लड़ाई में ले जाना चाहती है या एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ाई में ले जाने की बात कर रही है जिसके लिए पाकिस्तान की कौम दुआएं मांग रही है। यानी अगर पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ा या ईरान के खिलाफ लड़ा तो यानी पाकिस्तान न्यूट्रल भी रह सकता है ना इस लड़ाई में। दोनों बरादर इस्लामी मुल्क हैं, ठीक है, आप दोनों आपस में ना लड़े, हम ये कह सकते हैं, हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर ये दोनों लड़ें तो अगर अब एक तरफ से खड़े हो गए तो मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि जो दूसरी तरफ है उसको तो इसराइल और अमेरिका भी मार रहे हैं। इसलिए कौम की हमदर्दियां उनके साथ हैं। ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए नहीं है कि कोई शिया सुन्नी का मामला है, नहीं। ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए है कि ईरान को मारने वाले अमेरिकन और इसराइली है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सारी जिंदगी कौम को यह बताया कि इसराइली भी बहुत बुरे हैं और अमरीकी भी बहुत बुरे हैं। अब कौम के दिमाग में वो बात बैठ गई है, तो कौम कह रही है जी अगर वो इतने ही बुरे हैं तो आज ईरान उनसे लड़ रहा है, तो आप ईरान से क्यों लड़ने जा रहे हैं? तो ये कौम जिसके लिए दुआ कर रही है ये उसके साथ लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा महंगा काम पड़ जाएगा और बहुत अजीब काम हो जाएगा। नाज़रीन, ईरान ने एक चीज़ पे और खबरदार किया है और इसके ऊपर बीबीसी की रिपोर्ट भी है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने खार्क जजीरे के ऊपर हमला किया तो ईरान बहरा अहमर और आबनाए बादल मंदब इन दोनों को भी गैर मुस्तहकम कर सकता है। अब ये बहरा अहमर कौन सा है? ये रेड सी है। ये बाब मंदब से आगे ऊपर जहाँ पे नहर स्वेद है, ये वहाँ तक का इलाका है समंदर का, और इसको ईरान कैसे गैर मुस्तहकम कर सकता है? यहाँ पे देखें सिक्योरिटी के कुछ एरियाज़ बने हुए हैं, उनको ईरान मिसाइलों से निशाना बना सकता है। और जो हौसी हैं वो क्योंकि यमन के हौसी ईरान को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ पे एक बदअमनी पैदा कर सकते हैं। तो तेल की तजारत मज़ीद मुतासिर हो जाएगी कि जो अल्टरनेटिव थोड़ा बहुत तेल निकलता है या कोई उनका है बंदोबस्त, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ईरान ने यह कहा कि अगर अब ये किया गया तो फिर इसके नतीजे में हमारा रद्द-ए-अमल ये होगा। एक और चीज़ जो ईरान के स्पीकर ने की, कालीबाफ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इसराइल की फ़िज़ा
अब दिफा के बगैर है, यानी ये दफाई निज़ाम था उनका, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, वो अब बहुत कमज़ोर है, ख़त्म हो गया। तो जो पहले से तयशुदा अहदाफ हैं उनको निशाना बनाने का वक्त अब आ चुका है, ये जनाब उन्होंने कहा, कालीबाफ ने। तो ईरान के लिए अब वो टारगेट ईजी हैं जो कल तक बहुत मुश्किल थे। एक और ख़बर है नाज़रीन, और ये बड़ी अहम खबर है। ये दावा किया गया कि 4000 मील दूर ईरानी मिसाइलों ने जाकर एक अटैक किया है, और ये जो अटैक किया है, ये अटैक डिएगो गार्शिया के इलाके में किया है। वहाँ पे एक जजीरा है जो बरतानिया का है। अच्छा, इसके बाद ना फौरी तौर पे ये खबर इसराइली मीडिया ने उठाई, और कुछ अमरीकी मीडिया ने खबर उठाई, और अरब मीडिया ने भी ये खबर उठाई कि जनाब ईरान की बहुत ज़्यादा हद बढ़ गई है, और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है इनके मिसाइलों की, ये पूरे यूरोप को भी तबाह कर सकते हैं। तो मैंने इस खबर को ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये कोई एक फॉल्स फ्लैग टाइप का ऑपरेशन है कि यूरोप को खौफजदा किया जाए ईरान के ज़रिए से कि जनाब ईरान के मिसाइल तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो वो आप सबको भी मार सकता है, पूरे यूरोप को मार सकता है, लिहाजा मिलकर ईरान वाला ख़तरा ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ईरान ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, और ईरान ने यह कहा कि जनाब ये मिसाइल हमने नहीं दागे, हमने ये मिसाइल नहीं चलाए, ये मिसाइल कहीं और से आए। अब ये बताएं जनाब मिसाइल कहाँ से आए, ये बात तो फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चल सकती है, क्योंकि ये दोनों मिसाइल अपने टारगेट पे नहीं आए, लेकिन सिर्फ ये बताया गया कि यहाँ पे 2 मिसाइल आए, ईरान वाली साइड से आए। अब ये किसने चलाएं, कहाँ से चलाएं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और 4000 मील दूर आकर अगर ये मिसाइल गिरे हैं तो ये पूरे यूरोप को एक वार्निंग देने वाली, वार्निंग शॉट होता है ना, ये उस तरह का एक शॉट है कि पूरे यूरोप को एक वार्निंग दी गई है। लेकिन ईरान ने कहा जनाब कि ये हमने नहीं चलाए। नाज़रीन, अमेरिका के साथ साथ इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ाते थे इंडिया का कि 8 जहाज़ उनके गिर गए, 9 गिर गए, 10 गिर गए। तो इकनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कहते थे कि उनके 8 जहाज़ गिर गए, तो उधर 3 हफ्ते के बाद अमेरिका के अपने 16 जहाज़ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गिर चुके हैं। तो अब अमेरिकी मीडिया भी डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। उधर ईरान ने इसराइल का एक और तैयारा गिरा दिया है F-16, और इसका दावा भी किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम ने कही है। कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी को आप देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़ी संजीदा तरीके से आकर बात करते हैं, ना वो आंखें मारते हैं, ना वो गंदे इशारे करते हैं, ना वो गाली देते हैं, ना वो बड़के मारते हैं। वो आते हैं और प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। उनके हथियार बोलते हैं, जंग में उनकी कामयाबी बोलती है। अब वो ये कहते हैं कि ईरान अब पहले से ज़्यादा जारे हो चुका है। 3 हफ्ते तक दुश्मन की एक एक कमज़ोरी को देखा गया है। अब वो क़यामत ढाएंगे कि इसराइल सारे जराइम और मुजालिम भूल जाएगा। और कल का दिन जो है वो इस बात का सबूत भी है। कल बहुत मारा ईरान ने इसराइल को। इसराइल ने पूरी कोशिश की इंटरसेप्ट करने की उन मिसाइलों को, लेकिन वो जाकर गिरे हैं, और उसकी वजह से पूरा इसराइल लड़स गया है।